होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो हम हैं बीटीएससी की वेबसाइट पे और बहुत सारे कमेंट आपके आ रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, 4 साल लग गया इस वैकेंसी को, ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या कमेंट्स। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि 4 साल मैंने तो नहीं किए ना, मैंने तो नहीं लगाए आपके 4 साल। 4 साल तो आप ही लोगों ने, आप ही डॉक्टर्स लोगों ने, किसी को 23 साल की छूट चाहिए थी, किसी को 16 साल की छूट चाहिए थी, किसी को कुछ चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था। उस चक्कर में 4 साल गए हैं आपके, है ना। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम से आप लोग डर क्यों रहे हैं? क्या दिक्कत है एग्ज़ाम देने में? दे दीजिए एग्ज़ाम, पता चल जाएगा कि न्यू कमर्स जितने भी न्यू डॉक्टर्स हैं उनमें ज़्यादा क्षमता है या फिर ओल्ड वालों में ज़्यादा क्षमता है, जो 2 साल के लिए 3 साल के लिए इस जॉब में आ रहे हैं। हो सकता है वो नहीं भी आए इस जॉब में, लेकिन वो तो सीट खा चुके हैं ना। खाने का मतलब आप समझते हैं, वो तो सीट एक ले चुके हैं, राइट। और वो सीट ले चुके हैं, उस सीट में हो सकता है किसी फ्रेशर का ही हो जाता, उनकी लाइफ बन जाती, राइट। तो आप लोगों को परमानेंट वैकेंसी में इतना जाने का दिल कर रहा है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डॉक्टर्स हैं उन सबसे मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम बेसिस पे आइए। मुझे पता है बहुत सारे डॉक्टर NIH, आप सब जानते हैं, NIH कोलकाता, राइट। तो उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स जो है बिहार के भी बच्चे पढ़े हैं और उन सभी बहुत मतलब 90% वैसे भी डॉक्टर हैं जो NIH में पढ़े हैं, उनका जॉब नहीं हुआ है। तो मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि आप में टैलेंट है तो आप लोग तो एग्ज़ाम दे ही सकते हैं। जिसमें टैलेंट नहीं है वो यहाँ कमेंट इस तरीके का फालतू करते हैं कि नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, गलत है, ये है, वो है। डरिए नहीं, एग्ज़ाम अगर होता है तो देने के लिए तैयार रहिए। और सभी से अपील है कि हाँ एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मेरिट लिस्ट सही है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता चला है कि EBC में कुछ ऐसी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है जिनका जनरल में था नाम। अब बताइए EBC कैटेगरी उनको कैसे दी गई? WBC में बहुत सारी जनरल कैटेगरी को किस तरीके से फीमेल को दिया गया, ठीक है। SC में सुनने में आया है जनरल कैटेगरी के लोग घुसे हुए हैं। तो ये हो क्या रहा है? इतना फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, है ना। और अगर फ्रेश, पहली बात तो 3,000 वैकेंसी आई हुई है, 10 साल में एक बार आई हुई है, इसे कोई भी फ्रेशर जाने क्यों दे? न्यू वैकेंसी का इंतज़ार करना बहुत लंबा हो जाता है। तो न्यू वैकेंसी बहुत बहुत मुश्किल है, अगर आती है, नहीं आती है। अभी ज्वाइनिंग लेटर अगर दिया जाता है तो आप ये मान के चलिए कि न्यू वैकेंसी अभी तो इस साल तो कोशिश करेंगे ये लोग कि नहीं दे, राइट। क्योंकि ये मैंने देखा हुआ है, यहाँ बिहार की स्थिति जो है वो 5 साल 5 साल 5 साल में हर चीज़ें आती हैं। ये टीचर्स वैकेंसी नहीं चल रही है, राइट। ये आप खुद देख लीजिए कितना साल हो गया एलोपैथिक डॉक्टर्स को आए हुए, उनकी बहाली कब हुई? आप देख सकते हैं। स्पेशलिस्ट की डिमांड होती है, फॉर्म का डेट आगे बढ़ता है, लेकिन कोई स्पेशलिस्ट आना ही नहीं चाहता है, ठीक है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद अगर एग्ज़ाम के लिए कोई आगे आ रहा है कि हाँ एग्ज़ाम होना चाहिए, तो आपको भी बोलना चाहिए हाँ एग्ज़ाम कराओ, देखते हैं। एग्ज़ाम बेसिस पे होना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें? और जो भी आप लोग कमेंट करते हैं सोच समझ के किया कीजिए, कुछ भी मत लिखिए, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस वैकेंसी से, राइट। मैं ऑलरेडी सर्विस कर रही हूँ, मेरा है जॉब और अच्छा लेवल का जॉब है, राइट। एक IAS ऑफिसर का कैसा जॉब होता है आप लोग समझ सकते हैं। तो बोलने से पहले, लिखने से पहले ज़रा सोच समझ के लिखिए कि क्या लिख रहे हैं आप लोग। भड़काओ, कौन किसको भड़का रहा है? 4 साल में आपको समझ में नहीं आया कि कौन किसको भड़काया और किस तरीके से आप लोगों ने 23 साल वालों ने छूट लेके इस जॉब में अपने आप को डालने की कोशिश की है। मैं जानती हूँ आयुर्वेद का बहुत अच्छा आया है कट ऑफ, और आयुर्वेद का मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात बताइए, GAMS ने जो केस किया हुआ है वो तो नहीं छोड़ने जा रहे हैं आयुर्वेद को, राइट। अगर वो जीत जाते हैं तो उसी हिसाब से आयुर्वेद का भी जो ये मेरिट लिस्ट है, जितने लोग आए हैं वो हो सकता है हट जाएं। और अगर एक फेयर तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट होके जब आप किसी चीज़ में जाते हैं तो आपका पूरा पूरा चांस बन जाता है कि आप उस बहाली में रहेंगे आखिर तक, है ना।
इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ठीक है, अगर किसी को लगता है, जैसे मैं तो नहीं कह रही कि एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं फ्रेशर्स जिनको लगता है कि एग्ज़ाम होना चाहिए, तो एग्ज़ाम होना चाहिए। मेरिट लिस्ट वैसी नहीं आई है जैसी होनी चाहिए, पारदर्शिता है ही नहीं इस मेरिट लिस्ट में, तो फिर ये किस टाइप का मेरिट लिस्ट है, किसको किस परसेंटेज पे लिया गया है, किसी को फाइनल ईयर के परसेंटेज पे ले लिया गया, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। और मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया कि होम्योपैथ में WBC में 44 किस तरीके से गया है, राइट। WBC में फीमेल जो है, जो वुमेन है BC कैटेगरी की, उनका 44 कैसे आया? 44 तो काउंसलिंग तक नहीं हुआ था। आप क्या जनरल की फीमेल को डाल दिए क्या? क्या किए हैं आप? कहाँ है पारदर्शिता? कुछ भी तो नहीं है। ट्रांसपेरेंसी तो 1% की नहीं है यहाँ पे। फिर ये मेरिट लिस्ट माना क्यों जाए? यूनानी में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका नहीं हुआ, कई तो ऐसे हैं जो कट ऑफ में आ रहे हैं लेकिन उनका नाम नहीं है। तो आप कहते हैं कि ये बड़ा सही तरीके से लिया गया मेरिट लिस्ट है। जिनका हो गया, जिनका नाम आ गया, वो कैसे किस तरीके से आया है? उनके नंबर्स बहुत हाई थे, क्या थे, कुछ नहीं पता, राइट। और आगे क्या होगा ये भी नहीं पता। तो जिनको भी केस करना है करें, मेरी तरफ से तो मैं तो सपोर्ट ही करूँगी केस पे, क्योंकि मुझे गलत लगा है, गलत दिखा है, गलत के लिए आगे बोलना, खड़ा होना कोई गलती की बात नहीं है। आप लोगों को लग रहा है जो, वो आप लोग सोचिए, लेकिन कमेंट करने से पहले 10 बार सोचिए कि सामने वाला जो वीडियो बना रहा है वो है कौन, ठीक है। उसके बाद आप कमेंट करना शुरू कीजिए। कुछ भी कमेंट आप लोग कर देते हैं बिना सोचे समझे। आप लोग को एग्ज़ाम से डर लगता है जो इस तरीके के कमेंट करते हैं। भड़काओ नहीं, कौन किसको भड़का रहा है? सोच समझ के यहाँ लिखा कीजिए, अदरवाइज लीगल एक्शन भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप? दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स की बात है वही मैं यहाँ पे लेके आती हूँ। 23 साल वालों को जब छूट दी गई थी तो मैंने ही कहा था कि हाँ 23 साल वालों को देना चाहिए छूट, राइट। आप लोगों का कहना था वो तो बूढ़े हैं, वो तो ऐसे हैं, उनको आके क्या होगा। मेरा ये इस तरीके का घटिया कमेंट कभी नहीं रहता है। फेयर, हर चीज़ फेयर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, राइट। तो इस बार अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो वो भी सोच समझ के कह रही हूँ। स्टूडेंट्स जो चाह रहे हैं, राइट, जो अभी फ्रेशर्स हैं वो चाह रहे हैं, उनके हिसाब से मैं बोल रही हूँ, उनकी बात मैं यहाँ रख रही हूँ। रही बात जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डॉक्टर्स थे वो 80,000 एंड अबव कमा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो इस बहाली में रहें या अगले बहाली में जाएं, उनको कभी परेशानी नहीं होगी। उनके तो जॉब हुए 10 साल हो गए, उसके बाद ही वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। वो भी 4 साल और ले गई। आप खुद ही सोच सकते हैं कितने साल हो गए। जिस तरह की अभी की सरकार व्यवस्था है ना, बहुत मुश्किल है न्यू वैकेंसी आना, न्यू वैकेंसी को क्लियर होना, और बहुत सारी रीजंस हैं। तो क्या दिक्कत है? एग्ज़ाम में आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? होने दीजिए एग्ज़ाम। और रही बात 3,000 तो सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। आप सोच सकते हैं 3,000 सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा होम्योपैथ के स्टूडेंट्स को इस पूरे जो मेरिट लिस्ट है उससे धक्का लगा है, राइट। और क्योंकि मैं होम्योपैथ से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे पता है कि लोग कितने टैलेंटेड हैं और किस तरीके से यहाँ पे उनको चीट किया गया है। अब मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जिनको भी डर लग रहा है वो कमेंट ना करें एग्ज़ाम से, ठीक है, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया है। तो सिलेक्शन कितने का हुआ? 800-700 लोगों का तो सिलेक्शन हुआ है होम्योपैथ में, और आगे जब एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है 800-700 ही सिलेक्शन हो। लेकिन वो फेयर एग्ज़ाम, राइट, एक अच्छा एग्ज़ाम होना चाहिए, कंडक्ट होना चाहिए, और एग्ज़ाम के थ्रू ही इस तरीके की वैकेंसीज़ को लेना चाहिए। सिर्फ जिनका जॉब है उन्हीं को जॉब बार बार देने का कोई मतलब नहीं है, राइट। और ये इस तरीके का मेरिट लिस्ट, ये तो एकदम वाहियात मेरिट लिस्ट है। इसमें समझ में नहीं आ रहा मुझे कि क्या बोलूँ, मैं किसके लिए बोलूँ। यहाँ सब लोगों को किस तरीके से किस रिजर्वेशन में डाल दिया गया है, कोई कुछ पता नहीं, कोई क्लियरिटी नहीं है इन लोगों की। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ।